हिंदी साहित्य का प्रख्यात कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी। भाग 4। कुछ दिनों बाद बड़नगर से यह उलाहन आया कि दलीप नगर की सेना ने अपने राज्य की सीमा के बाहर उपद्रव किया और कल्पी के मित्र राज्यों को बड़नगर का शत्रु बनाने का कसर नहीं लगाई। उल्हने का साथ इन आरोपों का उत्तर मात्र पूछा गया था। उल्हने का पीठ पर कोई धमकी नहीं थी, इसलिए जनार्दन ने राजा को बिगड़ी हुई अवस्था में यह समाचार नहीं सुनाया। नाना प्रकार के बहाने बनाकर ओरछे में से क्षमा मांग ली। इसके बाद ही कल्पी से एक दूध आया। दिल्ली में फारुखसियार नाम मात्र का राज्य व कुराज्य कर रहा था। चारों ओर मार काट माची हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट के थपेड़ों ने जो भयंकर लहर भारतवर्ष में उत्पन्न कर दी थी, उससे क्रांति उपस्थित कर दी। दिल्ली के शासन का संचालन सैयद भाई कर रहे थे। किसी राज्य व राजवाड़े को चैन न था। सब शासक परस्पर गुट्टों में एक दूसरे से उलझ रहे थे। सब अपनी अपनी स्वतंत्रता की चिंता में डूबे हुए थे। उत्तर भारत में सैयद भाइयों की तूती बोल रही थी। उनकी एक छाया सैयद आलिमुद्दीन के रूप में कल्पी नामक नगर में भी थी, जो उस समय बुंदेलखंड की कुज्जी और मालवे का दार समझा जाता था। सैयद भाइयों की उत्तर भारत के ही झगड़े में अवकाश न था। दक्षिण भारत अलग दम घोटे डालता था। आलिमर्दन का भविष्य बहुत कुछ सैयद के पल्ले से अटका हुआ था। दलीप नगर उस समय के राजनीतिक नियमानुसार दिल्ली का आश्रित राज्य था। दिल्ली को उस समय दलीप नगर और कल्पी दोनों की जरूरत थी। कम से कम दिल्ली को उन दोनों से आशा भी थी। कल्पी वस्तुतः दिल्ली की सहायक थी, नगर केवल शाही कागजों में। दोनों के मुठभेड़ में दिल्ली को कल्पी का पक्ष लेना अनिवार्य जैसा था, परंतु यह तभी तो हो सकता था जब दिल्ली को अपनी अन्य उलझनों से सांस लेने का अवकाश मिलता। आलिमर्दन इस बात को जानता था और उसे यह भी मालूम था कि न जाने किस समय कहाँ के लिए दिल्ली से बुलावा आ जाए। इसलिए उसने पालर के पास अपनी टुकड़ी को ध्वस्त किए जाने पर तुरंत कोई बड़ी सेना बदला लेने के लिए नहीं भेजा, केवल चिट्ठी भेज दी। एक पत्र दिल्ली भी भेजी कि दलीप नगर बागी हो गया है, परंतु चिट्ठी में पद्मिनी का कोई जिक्र न किया। अपनी उलझनों की मात्रा में एक की और बढ़ती होती देखकर बादशाह ने उसे विशेष अवकाश से अवसर पर विचार करने के लिए रख लिया। जो चिट्ठी दलीप नगर आई थी, उसमें से 4 मांगों की गई थी। 1. पलर की रूपवती दंगी कन्या 1 महीने का भीतर दिल्ली के बादशाह की सेवा में कल्पी द्वारा भेज दी जाए। 2. लोचन सिंह नामक सरदार को जिंदा व मरा हुआ भेज दिया जाए। 3. 1 लाख रुपया लड़ाई के नुकसान का हर्जाना पहुंचा दिया जाए। 4. दिल्ली नगर का कोई जिम्मेदार कर्मचारी व सरदार राज्य की ओर से कल्पी आकर क्षमा याचना करे। यदि एक भी मांग पूरी न की गई तो दलीप नगर की बस्ती और सारे राज्यों को शाही सेना द्वारा खाक में मिला देने का प्रस्ताव भी उसी चिट्ठी में लिखा गया था। यह चिट्ठी मंत्री को दी गई। मंत्री ने जनार्दन के पास भेज दी। चिट्ठी पाकर जनार्दन गूढ़ चिंता में पड़ गया। हर्जाना देकर और माफ़ी मांगकर पिंड छिड़ा लेता तो व्यवहारिक जान पड़ता था, परंतु बाकी शर्तें बहुत टेढ़ी थी। पद्मिनी बादशाह के लिए नहीं मांगी गई थी। बादशाह की वोट देकर आलिमर्दन ने उसे अपने लिए चाहा था। यह बात जनार्दन की समझ में सहज ही में आ गई। लोचन सिंह को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में कल्पी भेजना दलीप नगर के लिए भी बल के बाहर की बात थी, किंतु सबसे अधिक टेढ़ा प्रश्न उस समय इन बातों को राजा के सम्मुख उपस्थित करने का था। बिना पेश किए बनता नहीं था और पेश करने की हिम्मत पड़ती भी नहीं थी। जनार्दन ने आगा हैदर को सब हाल सुनाकर सलाह ली। हाकिम जी, यह तो अब राजा को जल्द सस्त करो, नहीं तो मुझे छुट्टी दो। कहीं गंगा किनारे अकेले बैठकर राम भजन करूंगा, जनार्दन ने कहा। हकीम ने कहा, यदि आपका हौसला पस्त हो गया तो इस राज्य की पूरी बर्बादी ही समझिए। जनार्दन जरा मचला, बोला, नहीं हाकिम जी, अब सहा नहीं जाता। रोज रोज नई नई मुश्किलें नजर आती है। राजा दिन पर दिन रोग में डूबते चले जाते हैं और हर घड़ी में गालियाँ खाने को मिलती है, उनका कोई हिसाब नहीं। अब आप इस आफत को संभालिए, मेरे बुते की नहीं है। राजा अब चंगे नहीं होते। आगा हैदर ने
सांस लेकर कहा, पहले ही कह दिया होता तो क्या होता? कोहराम मचाने के सिवा और क्या कर लेते? नाहक इतना दम दिलासा दिलाए होते। अब क्या करें? कोई राज्य साथ देने के तैयार ना होगा। सिवा मराठों का आश्रय लेने की और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता। सो उसके बदले आधे राज्य से यूं ही हाथ धोना पड़ेगा। हाकिम के मन में जरा बल पड़ गया। बोला, जितना करते बना मैंने इलाज किया। मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि रोग को छू मंतर कर दूं। जनार्दन ने खिसखिसाया कर बोला, इस कल्पी की चिट्ठी को आप ही राजा के सामने पेश करो। मंत्री होंगे आप, चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाऊं मैं? हाकिम ने ब्यौरा बदल कर कहा, मुझे सिवा वैद्य के कुछ नहीं करना है। जिसे चारों तरफ अपने हाथ फेंकने हो वही यह काम खूबी के साथ कर सकता है। यदि राजा या आप लोग मुकर जाएंगे तो आपने घर बैठूंगा। खुदा ने रोटी भाजी के लायक बहुत दिया है। अब दलीप नगर का ही सत्यानाश हो जाएगा। तब क्या खाओगे हाकिम जी? जो जनार्दन महाराज खाएंगे वही बंदा भी खाएगा। आप ही ने इतनी संपत्ति जोड़ रखी है कि सबसे ज्यादा चिंता जनार्दन का खूब कम हो गया। भाव बदलकर बोला, हाकिम जी, मैं इतना घबरा गया हूँ कि कोई उपाय नहीं सूझता। सामने दुख रोऊं? आप ही कहिए। आप कहते थे कि कल्पी के सैयद को तो मैं किसी न किसी तरह मना लूँगा। पंडित जी, हकीम ने उत्तर दिया, यह मेरा रिश्तेदार तो है नहीं। अपनी जवान और ईमान का भरोसा था। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि सैयद होकर ऐसा जालिम निकलेगा। फिर एक क्षण सोचकर बोला, सैयद की शिकायत बिल्कुल अन्यायमूलक नहीं है। जनार्दन ने सोचकर कहा, अब इस चिट्ठी को मैं ही पेश करता हूँ, परंतु आप कृपा करके मौजूद रहिएगा। आगा हैदर ने स्वीकार किया। एक दूसरे से अलग होने का समय दोनों अशांत थे। जनार्दन इस कारण कि निश्चय और अभ्यास के विरुद्ध यह अपने भावों के उत्तेजना की संयत न रख सका, और वैद्य इस कारण कि जनार्दन सदृश मित्र भी मुझे अयोग्य वैद्य समझते हैं। जनार्दन आगा हैदर की उपस्थिति में राजा के पास पहुंच गया, परंतु उसने अपने पैमाने के हिसाब से एक बुद्धिमानी का काम किया। दूत के जरिए कल्पी जवाब भेज दिया कि हर्जे का रूप में 1 लाख रुपया बहुत है, परंतु दी जाएगी, और माफ़ी मांगने के लिए प्रधान राज्य कर्मचारी जनार्दन शर्मा शीघ्र दरबार में उपस्थित होंगे। दंगी कन्या दलीप नगर राज्य की हद के बाहर कहीं लापता है और लोचन सिंह बहुत बीमार है। 1 आध दिन के ही मेहमान है, इसलिए उनके लिए चिंता न किया जाए। जनार्दन राजा के गाली गलौज ने लिए दूत को टिकने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह संवाद लेकर लौटा दिया। वह सोचा कुछ समय मिल जाएगा। इस बीच में बाहर की घटनाओं के परखने की अवसर हस्तगत हो जाएगा और अपनी राजनीति को तदनुकूल ढालने और गढ़ने की आसानी रहेगी। जनार्दन का स्वभाव था कि जब तक टालने बने टाली जाए। उसका मुकाबिला केवल उस समय किया जाए जब टालने का अन्य कोई उपाय नजर न आए। राजा सुने और ना सुने, समझे और ना समझे, परंतु परंपरागत रीति के अनुसार कल्पी की चिट्ठी लेकर उनके पास जाना ही पड़ेगा। रह रहकर धैर्य खिसक रहा था और जी चाहता था कि राज्य छोड़कर कहीं चली जाए, परंतु बाग बगीचे थे, मकान थे, अनाज और रुपए थे, और भी प्रधानमंत्री के नाम से पुकारे जाने की आशा। राजा के सामने पहुंचते ही जनार्दन का मन और भी छोटा हो गया। उनकी तबीयत आज और भी ज़्यादा खराब थी। वह बहुत हंस रहे थे और बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे थे। आगा हैदर मौजूद था। राजा ने जनार्दन से खूब हंसकर कहा, ओह ब्राह्मणों, आजकल किस घात में हो? तुम और कुंजर मिलकर राज्य करोगे? याद रखना, वह भेड़िया लोचन सिंह तुम सबों को खा जाएगा। जनार्दन हाथ जोड़े सिर नीचा किए रहा। तुम्हारे इस अवनत मस्तक पर अगर 2 सेर गोबर लपेट दिया जाए तो कैसा रहेगा? राजा ने अट्टहास करके पूछा। महाराज का दिया सिर है, इनकार थोड़े ही है। जनार्दन ने विनीत भाव से उत्तर दिया। हाँ हाँ, राजा ने उसी तरह कहता जारी रखा। इसी विनय से तो तुम दुनिया को ठगते रहते हो महाराज। कितना धन और अन्न इकट्ठा कर लिया है, उफ, सोचकर डर लगता है। मरने की बाद सब सिर पर धर कर ले जाएगा। फिर एकाएक गंभीर होकर बोले, हकीम जी, बचूंगा या मरूंगा? अभी महाराज बहुत दिन जिएंगे। राजभक्त हकीम ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, परंतु सर में विश्वास की खनक न थी। तकिए पर
सिर रखकर राजा बोले, तब कुंवर सिंह राज्य करेगा? वही करे, कोई करे। जनार्दन, तुम राज्य करोगे? महाराज, ऐसा ना कहे, ब्राह्मणों का काम राज्य करने का नहीं है। जनार्दन ने जरा कांप कर कहा। राजा किसी गुप्त पीड़ा के मारे कराहने लगे। इतने में लोचन सिंह वहां आया, प्रणाम करके बैठ गया। लोचन सिंह ने हाकिम से धीरे से पूछा, आज अवस्था क्या कुछ अधिक भयानक है? नहीं, ऐसा कुछ अधिक नहीं, उत्तर मिला। लोचन सिंह बोला, आप सदा वही कहते रहते हैं, परंतु महाराज जी के रत्ती भर संभालने का भी लक्षण नहीं दिखलाई देता है। सच्ची बात तो यह है कि राजा को यह बीमारी आप ही ने दे दी है। मैंने? हाकिम ने आश्चर्य से कहा। हाँ, आपने, निस्संदेह आपने, और किसी ने नहीं दी। बुढ़ापा में जवानी बुला देने का नुस्खा आप ही ने बतलाया। ना मालूम किन किन दवाओं की गर्मी से महाराज का दिमाग आप ही ने जलाया है। दांत पिसकर आगा हैदर महल की छत की ओर देखने लगे। राजा का ध्यान आकृष्ट हुआ। जनार्दन से पूछा, क्या गड़बड़ है? क्या मेरे ही महल में किसी षड्यंत्र की रचना कर रहे हो? जनार्दन के उत्तर देने के पूर्व ही लोचन सिंह बोला, षड्यंत्र का समय भी महाराज इन लोगों ने मिलजुल कर बुला लिया है, परंतु जब तक लोचन सिंह के हाथ में तलवार है तब तक किसी का कोई भी षड्यंत्र एक क्षण नहीं चल पाएगा। क्या बात है? राजा ने आंखें फैलाकर पूछा। लोचन सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आपने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्त कर दी है तो शायद बीमारी के साथ साथ गोलमाल भी बढ़ता चला जाएगा। जगह जगह लोग चर्चा करते हैं, अब कौन राजा होगा। जगह जगह लोग सोचता होंगे, मैं राजा हूँगा, मैं राजा बन जाऊँगा। तबीयत चाहती है ऐसे सब साजियों के गले घुटकर कुत्तों की खिला दूँ। महाराज, राजा ने कराहते हुए कहा, मूर्ख, बकवादी, पहले तो अपना ही गला काट। लोचन सिंह तुरंत तलवार निकालकर बोला, एक बार, अंतिम बार आदेश हो जाए और सब सह लिया जाता है। महाराज की आस्था नहीं देखी जाती। क्या करता है रे नालायक? डाल मैन में तलवार को, राजा ने भयभीत होकर कहा। फिर बहुत छीण सर से बोला, हाकिम जी, इस भयंकर रीझ को मेरे पास मत आने दिया कीजिए। यह न मालूम इतने दिनों कैसे जीता रहा। हाकिम सिर नीचा कर बैठा रहा। लोचन सिंह ने भी कुछ नहीं कहा। जनार्दन उस दिन ठीक मौका न समझकर कल्पी से आई हुई चिट्ठी के विषय में कोई चर्चा न करके लौट आया। लोचन सिंह भी साथ साथ आया। मार्ग में जनार्दन ने कहा, आपसे एक विनती है ठाकुर साहब, जो बुरा न माने तो निवेदन करूं। कहिए। ऐसे समय महाराज से कोई तीखी बात मत कीजिए। मैंने कौन सी बात चिल्लाकर कही? क्या वह झूठ है कि अनेक स्थानों पर उत्तराधिकारी कौन होगा इस बारे में तरह तरह की न सुनने लायक वार्ता छिड़ती चली जा रही है? क्या आपको मालूम है कि खास महलों में रानियां तक राजा के उत्तराधिकारी के विषय में बिना किसी मोह और दुख के चर्चा कर रहे हैं? और कोई कहता है तो सिर या जीभ काट लेता, परंतु रानी को क्या कहूँ? अच्छा किया जो मैंने अपना विवाह नहीं किया। आपकी बात से राजा को कष्ट होता है। तब आपने राजा को अभी तक नहीं पहचाना। राजा को कष्ट होता है आप सरीखे लोगों की ठोकुर सुहातियों से। ऐसा राजा कभी ना हुआ होगा जो सच्ची बात और सच्ची आदमियों का इतना आदर करे। यह तो बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जनार्दन ने सावधानी के साथ कहा, हम लोगों की बड़ी चिंता है कि ऐसे राजा के बाद कम से कम ऐसा ही वीर पोषक राजा हो। इस प्रश्न पर विचार करना आप सरीखे सरदारों का ही काम है। हम तो आप लोगों के किए हुए निर्धार का केवल पालन करने वाली है। कुंवर सिंह को राज सिंहासन के प्राप्त करने की बहुत आसाना थी। वह जानता था कि राजा का अंतिम समय निकट है और उनके मरते ही सिंहासन के लिए दौड़ो झपटों की धूम मच जाएगी। उनका संसार में कोई ना था, केवल राजा का स्नेह था। सो वह पार्लर से लौटने का बाद कदाचित राजा के पागलपन में ऐसा लीन हो गया कि उसके चिन्ह तक न दिखलाई पड़ते थे। बड़ी रानी की जरूर कुछ कृपा थी, परंतु उस कृपा में स्नेह के लिए, व्याकुल हृदय के लिए प्रीति न थी। पलर में एक आलोक उन्होंने देखा था, वह बिजली की तरह चमका और उसी तरह विलीन हो गया। उसकी दिव्यता का आतंक मात्र मन पर गड़ा हुआ था और जैसे प्रातःकाल कोई सुख स्वप्न देखा हो, किसी आकाश कुसुम के एक दूर से एक क्षण के लिए दर्शन किए हो, फिर वह विस्तृत अनंत प्रसारमय प्रकाश में ही कहीं छिप गया हो। एक आध बार कंजर सिंह ने सोचा, स्त्री थी, मनोहर थी, लज्जावती थी, एक बार स्नेह की दृष्टि से देखा भी था, परंतु वह भाव बहुत थोड़ी देर मन में टिकता।
उसके मानस पटल पर जो चित्र बना था अस्पष्ट दृष्टि वाली, अपरिमित शालीनतामय नेत्रों वाली कठिनाइयों का सामने अपने कोमल गोरी भुजा की एक छोटी सी उंगली के संकेत से अनंत लहरावली की प्रबलताओं को जगाने वाली दुर्गा का था। स्वप्न सच्चा था, अनूठा था और शांतिदायक था, अथवा कदाचित उत्साह मात्र दान करने वाला। परंतु उस समय के चिंताजनक और शून्य के काल में उस आलोक की दिव्यता मात्र की स्मृति ही थी। कुंवर को सिंहासन की आशा कम थी, परंतु उपेक्षा न थी। उसने लोगों के प्राय सुना था कि संसार में पासा पलटते विलंब नहीं होता। राजा की बहुत बढ़ती बीमारी में एक दिन बड़ी रानी में राजा के पास से लौटकर अपने महल में कुंजर को बुलाया। कहा, राजा का बचना असंभव जान पड़ता है। मेरे सती हो जाने का बाद किसका राज्य होगा? इस तरह की बातें सुनकर मेरा मन छिन्न हो जाता है और यथासंभव मैं इस तरह की चर्चा में से बचता रहता हूँ। परंतु कुंजर, रानी ने कहा, जो अवश्यंभावी है होकर रहेगा। कुंजर सिंह ने एक क्षण सोचकर उत्तर दिया, जो आप सती हो गई और महाराज ने किसी को उत्तराधिकार नियुक्त न किया तो इस राज्य का अनिष्ट ही दिखाई देता है। छोटी रानी राज्य करेगी। रानी ने आंखें तान कर कहा, सती न होगी। कुंजर सिंह बोला, आपको कैसे मालूम? क्या मैं उनकी प्रकृति को नहीं जानती हूँ? वह राज्य लिप्सा में चाहे जो कुछ कर सकती है। देखो ना, देवी सिंह नाम का एक दीन ठाकुर जो महाराज ने अपने महल में ठहरा रखा है, उनकी आंखों में खटक गया है। कारण केवल इतना ही है, मैंने 2 मीठी बातें कर दी थी, रानी ने उत्तर दिया। परंतु कुंजर बोला, महाराज उस बेचारे को थोड़े ही राज्य दे रहे हैं जो छोटी सरकार को खटके। और उसने घबराहट के एक सांस को दबाया। रानी ने कहा, कुंजर सिंह, जब तक मैं राज्य का कोई स्थायी प्रयत्न ना कर देती हूँ सती न होंगी। यदि मेरे पीछे रानी ने राज्य करके प्रजा को पीसा तो मुझे स्वर्ग में भी नरक यातना की अनुभव होगी। मेरे लिए जो कुछ आज्ञा हो, सेवा के लिए तैयार हूँ। संसार में आपके सिवा और मेरा कोई नहीं। 3 आदमियों के हाथ में इस समय राज्य की सत्ता बांटी हुई है, जनार्दन, लोचन सिंह और हाकिम जी। में से किस पर तुम्हारा काबू है? काबू तो मेरा पूरा किसी पर नहीं है। कुंजर सिंह ने विश्वास परित्याग कर उत्तर दिया। परंतु लोचन सिंह थोड़ा बहुत मेरा कहना मानते हैं। और जनार्दन? रानी ने पूछा। बड़ा कैया है, उसका दांव समझ में नहीं आता। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। मैंने उसके साथ बहुत से एहसान भी किए हैं। उन्हें भूल नहीं सकता। उसे ठीक करना होगा। कैसे? कुंजर सिंह ने भोले भाव से प्रश्न किया। रानी ने अवहेलना की सूक्ष्म दृष्टि से कुंजर को अवलोकन किया, फिर जरा मुस्कुरा कर बोला, मैं उसे ठीक करूंगी। जो कुछ करती जाऊँ करने जाता, और यदि महाराज स्वस्थ हो जाए और मैं उनके समय उस लोगों को चली गई तो सुलह आना बात रह जाएगी। कुछ क्षण बाद फिर बोली, कल्पी से एक चिट्ठी आई थी, कल महाराज को जनार्दन ने सुनाई। आपे से बिल्कुल बाहर हो गया। रानी ने चिट्ठी का सविस्तार वृत्तांत कुंजर को सुनाया। कुंजर ने उस चिट्ठी का हाल सुना था, परंतु यथावत उसे मालूम न था। रानी के मुंह से संपूर्ण ब्यौरा सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। रानी बोला, मुझे राज्य की खबरों का सब पता रहता है। तुमने समझ लिया या नहीं? कुंजर ने स्वीकार किया। बोला, उस लड़की का पता क्या मुसलमानों को लग गया है? नहीं, परंतु जनार्दन ने पता लगा लिया है। बहुत सुरक्षित स्थान में बिराटा के रजवाड़े में दांगी राजा सफदर सिंह के दुर्ग में पहुंच गई है। फिर कहा, हाकिम जी जनार्दन के कहने में है, जनार्दन को ठीक कर लेने से अभी ठीक हो जाएंगे। यह है बिराटा की पद्मिनी का भाग 4। कृपया सब्सक्राइब करें। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। पीछे का सुनने के लिए काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें। आगे का सुनने के लिए इंतजार करें।